हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ या बहते हुए जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ये टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। अतः इसको ध्यान से आप सुनिए और इसके नोट्स बनाइए। तो नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ किस क्षेत्र में पाएंगी? जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, और पूरे साल भर जो नदियाँ बहती है वहाँ पर इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। नदी का सर्वप्रथम कार्य भूपटल पर अपर्दन करना है। एक तो होता है अपर्दन और एक होता है अपक्षय। अपर्दन यानी कि इरोजन, और एक है अपक्षय। अपक्षय नहीं, अपर्दन, और एक है निक्षेपण, निक्षेप यानी कि डिपोजिशन। तो ये जो इरोजन के द्वारा या अपर्दन के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ यानी कि मिट्टी के कटाव के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी उनको हम अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ बोलेंगे। और जहाँ पर मिट्टी का एक स्थान से परिवहन करके दूसरे स्थान पर उसका निक्षेपण या जमाव होगा उसे निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ कहेंगे। तो नदियाँ सदैव अपने मार्ग की समीपी चट्टानों को घिसकर तथा काट कर अपने साथ परिवहन करने में प्रयत्नशील रहती है। घिसकर तथा काट कर अपने साथ परिवहन करने में प्रयत्नशील रहती है। नदी द्वारा अपर्दन कार्य में अपक्षय का भी पर्याप्त योग रहता है। अपक्षय यानी कि वेदरिंग का, अपक्षय का भी योगदान इसलिए रहता है कि इसमें अपक्षय या वेदरिंग जो है इसमें चट्टानों का विघटन तथा वियोजन का कार्य संपादित होता है। यानी कि जब चट्टान एक स्थान पर उसका विघटन हो जाए, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग या वेदर के जो मौसम के द्वारा या वेदरिंग यानी कि चट्टान का विघटन हो जाए या केमिकल कंपोजिशन के द्वारा वियोजन हो जाए, तो चट्टान एक जगह पे बिखर जाती है। बिखरने के बाद में अब कार्य है अपर्दन का। अब इसके बाद में इन दोनों का होने के बाद में फिर अपर्दन होता है। और अपर्दन पानी के द्वारा, नदी के द्वारा अपर्दन यानी कि चट्टाने का परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन होता है और चट्टानों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा। तो एक स्थान से जहाँ से चट्टानें टूटकर गई हैं वहाँ तो अपर्दन हो गया, वहाँ पर तो अपक्षय हुआ, और उसके बाद में चट्टान दूसरी जगह पर जमा हो गई, वहाँ पर निक्षेप हुआ। तो जहाँ से चट्टानें कटी वहाँ पर अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ निर्मित होंगी और जहाँ पर जमा होगा वहाँ निक्षेपणात्मक। अपक्षय की विभिन्न क्रियाओं द्वारा समीपी चट्टान विघटित तथा वियोजित होकर कमजोर हो जाती है। विघटन और वियोजन मैंने बता दिया। तथा जल के साधारण कार्य द्वारा अलग होकर जल के साथ हो लेती है या परिवहन होने लगता है उस चट्टान का। नदियाँ अपर्दन का कार्य दो रूप में करती हैं। एक तो नदी का जल घाटी की तली तथा किनारे को काटता है, और दूसरा नदी के साथ सम्मिलित पदार्थ भी अपर्दन का कार्य करते हैं। तो ये जो नदी का अपर्दन का कार्य दो रूप में हुआ। एक तो जो नदी के अंदर जो चट्टानें हैं जो परिवहन पानी के साथ में बह के जा रही है, वो आपस में भी एक दूसरी चट्टान को रगड़ रगड़ के और उसका अपर्दन होता है। और दूसरा जो धरातल है जहाँ पर पानी बह रहा है उसके नीचे और उसके लंबवत व क्षैतिज अपर्दन होता है। तली को काटती है तथा उसके किनारों को काटती है।
तो इस प्रकार से फलस्वरूप अपर्दन के लिए नदी में बोझ का होना आवश्यक है। तो अपर्दन होने के लिए पानी के अंदर बोझ यानी कि कंकड़ पत्थर का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी अपर्दन होगा। ज़्यादा बोझ होगा तो ज़्यादा तीव्र गति से अपर्दन होगा। नदी के बोझ में कंकड़, पत्थर, रेत आदि पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं। तो जब नदी के पानी के अंदर कंकड़, पत्थर, रेत आदि का पदार्थ होंगे तब अपर्दन तीव्र गति से होगा। नदी के अपर्दन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में नदी का वेग तथा नदी मार्ग की ढाल प्रवणता। नदी का वेग कैसा है, उसके पानी की गति कैसी है, और उसकी मार्ग की ढाल प्रवणता। अगर ढाल ज़्यादा है तो पानी का वेग भी ज़्यादा होगा और उसके अंदर अपर्दन तीव्र गति से होगा। नदियाँ अपर्दन द्वारा प्राप्त चट्टान चूर्ण या मलबे का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है। नदी के इस कार्य को परिवहन कहते हैं। जब चट्टान चूर्ण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबे का परिवहन होता है तो उसे नदी का परिवहन कार्य कहते हैं। नदी द्वारा छोटे बड़े तथा महीन सभी प्रकार के कणों का परिवहन किया जाता है। नदी की परिवहन शक्ति की एक सीमा होती है जिससे अधिक बोझ होने पर नदी उसे ढोने में असमर्थ हो जाती है। नदी असमर्थ क्यों होती है? या तो उसके अंदर पानी कम होगा या पानी की गति धीमी हो जाएगी। जब पानी की गति धीमी होगी, स्पीड कम होगी, तो जो कंकड़ पत्थर वगैरह पानी के साथ में बह के चल रहे हैं वो उनका निक्षेप या उनका जमाव होना शुरू हो जाएगा। सॉरी। तो अपर्दन द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन कौन से हैं? सबसे पहले जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से बहना शुरू होती है तो वहाँ पर वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अब ये वी, अंग्रेजी का जो वी अक्षर है उसके समान घाटी का निर्माण कैसे होता है मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम नदी अपनी तली काटकर उसे गहरा करती है। ये जो नाला बह रहा है तो इसमें ये सबसे पहले नदी जो है इसको गहराई को बढ़ाएगी और इसके साथ साथ इसकी चौड़ाई को भी, पानी अगर ज़्यादा मात्रा में है तो इसकी चौड़ाई को भी बढ़ाएगी, लेकिन सबसे पहले उसको गहरा करती है, जिस कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है। ये घाटी की जो गहराई है ये सदैव बढ़ती जाएगी। ये मतलब इसका गहरा होना चलता रहता है। पहले वी आकार की घाटी बनी, वी शेप वैली। जब वी शेप वैली ज़्यादा गहरी हो गई तो गार्ज बन गया, फिर कैनियन बन गया और उससे अधिक गहरा हुआ था। तो इस प्रकार से ये घाटी का गहरा होना, घाटी गर्तन या घाटी गर्तन होना जारी रहता है। तो वी आकार की घाटी गहरी होती चली जाती है तथा घाटी का आकार अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर के समान होता जाता है। इसमें दीवालों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। देखिए तीव्र ये ढाल है, ये तीव्र ढाल है और उत्तल ढाल है, उत्तल। तो इसका ढाल जो है तीव्र तथा उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत तंग तथा संकरी होती है। ये जो घाटी का जहाँ पर नदी बह रही है वो एकदम तंग और संकरी होती है। इस घाटी का निरंतर विकास होता है जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती जाती है। सदैव इस घाटी का आकार आंग्ल भाषा के वी अक्षर के समान हो जाता है। इसमें दीवालों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत संकरी होती है, ये मैंने बता ही दिया। तो अब इसमें जो आकार के अनुसार वी आकार की घाटियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो गार्ज और एक कैनियन। जो सबसे पहले गार्ज वी आकार की घाटी का घाटी गर्तन होगा और ये देखिए इसमें दिखा रखा है
ये गार्ज बन गया, ये घाटी गहरी होती गई। तो ये वी आकार की घाटी के रूप में होते हैं, जिनमें किनारों की दीवार अत्यंत खड़े ढाल वाली होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत अधिक होती है। चौड़ाई की अपेक्षा इन घाटियों की गहराई अधिक होती है। सामान्य रूप में बहुत गहरी तथा संकरी घाटी को गार्ज या कंदरा कहते हैं। तो ये जो है वी आकार की घाटी, ये इसको ये जो जब घाटी की गहराई बढ़ रही है तो ये गार्ज बन जाएगा। उसके बाद में कैनियन ये जो ढाल है ये और तीव्र हो जाए और गहरा हो जाएगा। कैसे? इस प्रकार से। और ये और अधिक गहरी जब घाटी हो जाएगी, घाटी गर्तन की वजह से चौड़ाई भी थोड़ी सी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी क्योंकि पानी की मात्रा अधिक होगी। नदियों छोटे छोटे नाले जो है मिलके पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये चौड़ाई भी बढ़ती है और गहराई ज़्यादा बढ़ती है, तो ये कैनियन का रूप धारण कर लेगी। डायग्राम जहाँ जहाँ भी आपको अपने क्वेश्चन को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। गार्ज के जो दीवालों के ढाल हैं वो और भी खड़े हुए, घाटी के दोनों किनारों की दीवारें खड़े ढाल वाली होती हैं तथा नदी तल से अधिक ऊंची होती हैं। कैनियन की गहराई तथा दीवालों के खड़े ढाल का अनुमान इस बात से हो जाता है कि ऊपर से देखने पर नदी जो है एक तरह से छोटे से नाले की तरह दिखती है और पतले सफ़ेद रेखा के समान दिखती है, क्योंकि काफ़ी गहराई में ये पानी बह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोरेडो नदी का ग्रांड कैनियन संसार में प्रसिद्ध कैनियन है। इसका एक ग्रांड कैनियन जो है वो कोलोरेडो नदी पर बना है, तो ये काफ़ी फेमस है। वैसे तो जब अपन उत्तरकाशी से और नीचे की तरफ आते हैं तो वो भागीरथ नदी भी कैनियन के अंदर बहते हुए दिखाई देती है, कि ऐसे लगता है कि पतली सी लाइन सी या बहुत छोटा सा नाले के रूप में दिखाई देता है। अब दूसरी आकृति है जलप्रपात या क्षिप्रिका। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इस तरह की स्थिति उस समय आती है जबकि नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं। यानी कि ये जो कठोर और मुलायम चट्टानें हैं ये क्षैतिज रूप में इस प्रकार से मिलती हैं। ये जैसे ये पानी आ रहा है और ये यूं गिरता है, तो ये जो यहाँ पर जो नदियों ये जो ये है इस प्रकार से क्षैतिज रूप में चट्टानें पाई जाती हैं, कठोर और नरम चट्टानें, और ये इस प्रकार से पानी इसमें गिरता है। तो ये कठोर चट्टान है, तो कठोर चट्टान थोड़ी बाहर की तरफ, इसके बाद नरम चट्टान आ गई, तो ये नरम चट्टान आ गई या कठोर चट्टान, ये लंबव इसमें क्षैतिज रूप में पाई जाती है। या नदी का जल मुलायम चट्टान को तो काट डालता है परंतु कठोर प्रतिरोधी चट्टान को नहीं काट पाता। ये जो कठोर चट्टान है इसको नहीं काट पाता, इसलिए पानी एकदम से ऊपर से गिरता है। फलस्वरूप जल उसके ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरने लगता है और जलप्रपात बन जाता है, जिसको हम झरना बोलते हैं। प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है तथा ढाल खड़ा होता है। प्राय यह क्लिफ के अग्रभाग, ये अगले भाग से गिरता है। क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है। इस तरह क्षिप्रिका को प्रपात का एक छोटा व सामान्य रूप समझना चाहिए। ये देखिए, अब ये इसमें
जब ये पानी इसमें गिरता है ये, तो यहाँ पर भी कंकड़ पत्थर वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और ये एक पानी एक एक कुंड बन जाता है जिसको कि अवनमन कुंड बोलते हैं। ये यहाँ पर एक झील हो गई है, ये इसमें इतना इतना पानी भर जाता है। जब इतना पानी भरने के बाद फिर पानी आगे जाता है। तो ये प्रपात का, ये मैंने जल प्रपात का ये डायग्राम बना दिया। इसमें ये जो जल गर्ती का इसी को बोलते हैं पॉट होल्स या जल गर्ती का या पॉट होल्स। ये झरने के या जो जलप्रपात के नीचे वाला जहाँ पर ये, इसको अवनमन कुंड भी बोलते हैं। एक एक छोटी सी झील बन जाती है। उसके बाद में जल गर्तिका। नदी की तली में जल भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं। वो जो है, इसको तो अवनमन कुंड हो गया ये, इसको ये अवनमन कुंड जल गर्तिका जो छोटे छोटे गड्ढे हैं नदी के अंदर। जैसे नदी बह रही है, ये जो नदी बह रही है इसके अंदर ये जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, ये आपस में रगड़ते हैं और छोटे छोटे गर्तों का ये गड्ढे भी कर देते हैं चलते हुए, इस क्योंकि नरम जो चट्टान है वो निकल जाती है। इस तरह के टुकड़ों को छेदक या घर्षक यंत्र कहते हैं। ये ग्राइंडिंग, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, ये घर्षक यंत्र हैं। ये छेदक यंत्र नदी की तली में सुराख तथा छिद्र बनाते रहते हैं। नदी की तली में धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है और उत्पन्न स्थल रूप को जल गर्तिका कहते हैं, यानी कि पोर्ट होल्स कहते हैं। जब जल गर्तिका की गहराई तथा व्यास अधिक हो जाता है तो उसे अवनमन कुंड भी कहते हैं, प्लंज पूल। जल गर्तिकाओं एवं अवनमन कुंडों का निर्माण प्राय प्रपातों की तली वाले भाग में होता है। जैसे प्रपात मैंने बताया था, अवनमन कुंड ये तली वाले भाग में होगा। ये जो है ये वाला यहाँ पर, इसको अवनमन कुंड बोलते हैं। जिसको कि प्लंज पूल या अवनमन कुंड बोलते हैं। उसके बाद में संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान में भी क्या होता है कि कठोर और नरम चट्टानें जो हैं वो क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं। जैसे ये देखिए, ये कठोर चट्टान है, ये नरम चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, नरम है, कठोर है। तो इस प्रकार से जब नदी में ये जो नरम चट्टान है ये देखिए कट गई, फिर कठोर चट्टान है वो खड़े रूप में रही, और फिर नरम चट्टान कटने ज़्यादा कटी, फिर कठोर चट्टान एकदम खड़े रूप में ढाल हुआ, नरम चट्टान और खड़े चट्टान। तो इस प्रकार से ये जो संरचनात्मक सोपान का मतलब सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है। ये सीढ़ी के रूप में आकृति बन जाती है और नदी यहाँ पर बीच में इधर बह रही है। तो ये जो इस प्रकार की आकृति को संरचनात्मक सोपान कहते हैं। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं। इस परिस्थिति में नदी द्वारा विशेषक अपरदन यानी डिफरेंशियल इरोजन, यानी कि हर जगह जो अपरदन है वो अलग अलग गति से होगा। कठोर चट्टान है वहाँ पर अपरदन धीमी गति से, नरम चट्टान है वहाँ पर अपरदन तीव्र गति से होगा। तो विशेषक अपरदन द्वारा कठोर तथा मुलायम चट्टानों का कटाव विभिन्न दर से होता है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं तथा कठोर एवं प्रतिरोधी चट्टानें निकली रहती हैं। ये इनके किनारे जो नुकीले किनारे खड़े निकले रहते हैं। इस तरह विशेषक अपरदन या डिफरेंशियल इरोजन के द्वारा सोपानाकार सीढ़ियों का नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये चट्टान की कठोरता एवं कोमलता के कारण होती है। जब नदी वेदिकाएं चट्टानों की कठोरता या कोमलता से संबंधित नहीं होती तो ये जो नदी वेदिकाएं हैं ये आपकी
संरचनात्मक सोपान हो गया। उसके बाद में नदी वेदिका। नदी वेदिका भी संरचनात्मक सोपान की तरह सीढ़ी नुमा ही होता है, लेकिन नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानाकार वेदिकाएं मिलती हैं जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। कभी कभी नदियों की घाटियों में इन वेदिकाओं का क्रम सीढ़ी नुमा होता है तथा एक के बाद एक वेदिकाएं नीचे की ओर उतरती चली जाती हैं। वेदिका भी सीढ़ी नुमा हो गई। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति अत्यंत सरल है। नदी अपना क्रमबद्ध अवस्था के बाद बाढ़ का मैदान बनाती है। यह बाढ़ का मैदान निश्चय ही एक विस्तृत भाग होता है। इस भाग में जलोढ़ मिट्टी तथा बजरी का निक्षेप होता है। जलोढ़ मिट्टी तथा बजरी का निक्षेप होता है और अचानक सागर तल में परिवर्तन के कारण नदी में नवोन्मेष या पुनर्युवन या रेजुवेनेशन आ जाता है या नयापन आ जाता है, यानी कि सागर तल में परिवर्तन होने की वजह से, जिससे नदी के निम्न कटाव की सामर्थ्यता बढ़ जाती है। ये जो इसका कटाव है, नदी का कटाव की सामर्थ्यता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जलोढ़ वेदिकाएं बन जाती हैं। ये इस प्रकार की जलोढ़ वेदिकाएं हैं। तो ये भी सीढ़ी नुमा आकृति ही बनती है नदी वेदिका में भी, जैसे संरचनात्मक सोपान जो है। तो ये मैंने पहले पार्ट में, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाता है, तो ये नदी वेदिका के बाद में अगला जो छठा पॉइंट है वो मैं पार्ट 2 लेक्चर के अंदर कवर करूँगा, क्योंकि इस लेक्चर में संभव नहीं है, ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा ऐसे तो। इसलिए ये वाला जो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का जो पार्ट 1 टॉपिक है वो यहीं इसी पॉइंट तक मैं समाप्त करता हूँ। अगला टॉपिक है वो अगला कंटिन्यूशन में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की कंटिन्यूशन में पार्ट पॉइंट 6 से आगे कंटिन्यू पार्ट 2 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।